हाय, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द क्लास। तो आई होप अच्छा चल रहा है जिंदगी। गुड आफ्टरनून। चलिए, तो आज हमें बेसिकली स्टार्ट एल्कीन करना है, बट आफ्टर दिस ये बहुत छोटे छोटे रिएक्शंस हैं, बट हाँ एनसीईआरटी के रिएक्शंस हैं, ठीक है ना। जनरली आप देखोगे तो ये आपको बड़े बड़े कोचिंग्स में और बड़े बड़े वीडियोस में नहीं मिलेगा। मतलब वो मान के चलते हैं कि आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि आप बिल्कुल ही गधेड़े कुछ नहीं पढ़ रहे, आप नोट्स पढ़ लें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आ जाओ, हम यहां से आज हमें 2 to 6 आज कवर करना है। बहुत छोटे छोटे, मतलब सब में 10-10 मिनट लगेगा, तो कुल मिला के 45 मिनट में ये पूरा खत्म करूंगा, ठीक है। उसके बाद हम 45 मिनट एल्कीन पढ़ेंगे, राइट, रेडी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम कंबशन रिएक्शन, क्या है कंबशन रिएक्शन। आज से पहले आपने कंबशन का नाम सुना है क्या? तो कंबशन का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? व्हाट इज कंबशन रिएक्शन? दिमाग के अंदर ब्लिंक क्या होता है कंबशन के नाम से? तो हमने 9th और 10th क्लास के साइंस में पढ़ा है, कंबशन का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी चीज को फायर करना, जलाना। कंबशन का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी चीज को फायर करना या जलाना, इसी को कहते हैं हम कंबशन। आ जाओ कंबशन रिएक्शन की हम यहां चर्चा करें। वही सेम डेफिनेशन जो हमने 9th 10th में पढ़ा है, उसी चीज को हम यहां पे कंटिन्यू करेंगे कंबशन में। तो कंबशन है क्या, पहले वो डेफिनेशन लिख लेते हैं, और फिर आप देखते हो जैसे पेपर है और लाइटर लेते हो, देखे हो, माचिस देखे हो, तो पेपर को जलाते हो, तो दैट इज ऑल्सो अ कंबशन रिएक्शन। सर्दी का मौसम है, आप आग जलाते हो, दैट इज ऑल्सो अ कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन बेसिकली एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कंबशन रिएक्शन क्या है? बेसिकली इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हम क्या करते हैं कि इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हाइड्रोकार्बन इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोकार्बन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएं, और जलाने पे हीट एनर्जी रिलीज होती है, सबको पता है, तो रिलीज हो रही है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन इन विच हाइड्रोकार्बन इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक कंबशन रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोकार्बन जो है वो जलाया जाता है, इन विच हाइड्रोकार्बन इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन को अगर जलाया जाए तो इसी को कहते हैं हम कंबशन। अब सुनो, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको समझ आया कि सर कोई भी चीज जलेगी, एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह रहे हैं। हाइड्रोकार्बन जल रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हम इसको कंबशन रिएक्शन कह रहे हैं। अब ये हमारे पास है हाइड्रोकार्बन। मैं एल्केन पढ़ा रहा हूं ना, तो एल्केन का फॉर्मूला लिख दिया CnH2n+2। मैं अभी एल्केन का कंबशन बता रहा हूं, तो CnH2n+2। मैं यहीं पे और एल्कीन का भी कंबशन बता दूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर है, और यहीं पे एल्काइन का भी कंबशन बता दूंगा 2n-2, ताकि याद करने में दिक्कत ना हो। तो हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन रखा। ये सारे हाइड्रोकार्बन हैं। अगर हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैं जलाता हूं, तो बेटा इनकी रिएक्शन हमें किससे करानी है? ऑक्सीजन से करानी है। तो हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन हमें किससे करानी है? ऑक्सीजन से करानी है। हाइड्रोकार्बन is burnt in the presence of oxygen। हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से हम करा रहे हैं। और आपने सुना तो होगा ही कहीं ना कहीं कि भाई हाइड्रोकार्बन अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फिर से मैं बताऊंगा बेटा, यहां पे दो चीज है, कार्बन और हाइड्रोजन। यहां भी दो चीज है, कार्बन और हाइड्रोजन। यहां भी दो एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। पहला वाला ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बनाता है। दूसरा वाला ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बनाता है, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बनाता है। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेटा CO2 बनाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेटा वाटर बनाता है। नीचे वाले में आओ, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बनाता है, और हाइड्रोजन वाटर से रिएक्ट करके बेटा H2O बनाता है। सिमिलरली कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेटा CO2 बनाता है। हाइड्रोजन जो है वो वाटर से, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बनाता है।
दो ही एलिमेंट है, दोनों का O2 से रिएक्शन होना है, पहला वाला CO2 बनाएगा, दूसरा वाला H2O बनाएगा। याद करने का थोड़ा मैंने तरीका इसमें निकाल दिया है, बहुत अच्छा। ये यहां तक सबको पता होता है, बट एक बार रिएक्शन बैलेंस करने के लिए पूछा था, और ये फिजिकल केमिस्ट्री में भी आता है, तो ये रेडॉक्स के हिसाब से आप बैलेंस भी कर सकते हो। बट अगर हमें चीजें ज्यादातर दिमाग में रहे तो 10-10 सेकंड में याद हो जाएंगी, 10-10 सेकंड में हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं अगर याद रहे तो। इसीलिए एल्केन एल्कीन एल्काइन का हम याद ही कर लेते हैं। देखो कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन लगता है, 3n + 1/2 इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपको लगता है। 3n + 1/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। 3n + 1/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। 3n + 1/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है एल्केन के लिए। सिमिलरली बेटा यहां पे 3n/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपको रिक्वायर्ड है एल्कीन के लिए। सिमिलरली बॉस यहां पे अगर एल्काइन की बात करता हूं तो 3n - 1/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है आपको। ये एल्केन में कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है? 3n + 1/2। एल्कीन में कितने रिक्वायर्ड है? 3n/2। एल्काइन में कितने रिक्वायर्ड है? 3n - 1/2। ठीक है, याद करने का तरीका बेटा, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहां माइनस है तो यहां भी माइनस आएगा। कितने मोल CO2? तो हर जगह बेटा n मोल CO2 रिलीज होता है। कितने मोल वाटर? तो जहां एल्केन है n + 1 मोल वाटर, जहां एल्कीन है n मोल वाटर, और जहां एल्काइन है बेटा n - 1 मोल वाटर। बोलो क्लियर क्या? ये आपको एल्केन दिख रहा है, एल्कीन दिख रहा है, एल्काइन दिख रहा है। 3n + 1/2, 3n/2, 3n - 1/2। कितने मोल ऑफ CO2 और कितने मोल ऑफ वाटर करेगा? n मोल CO2, n + 1 मोल वाटर, n मोल CO2, n मोल वाटर, n मोल CO2, n - 1 मोल वाटर। क्लियर? डायरेक्ट याद रहेगा। अब n क्या है बेटा? अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो मीथेन बन जाएगा। तो सिमिलरली n की वैल्यू 1 रख दो, O2 के मोल निकल आएंगे। n की वैल्यू 1 रख दो, CO2 के मोल निकल आएंगे। n की वैल्यू 1 रख दो, वाटर के मोल निकल आएंगे। और क्वेश्चन इसी तरह से आता है, अगर मैं 1 मोल एल्केन लेता हूं, मतलब सॉरी, अगर मैं एल्केन ले रहा हूं तो कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए होगा जलाने के लिए? तो बेटा 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए होगा। एल्केन को जलाने के लिए 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए होगा। n की वैल्यू 1 रखो। चलो, उसी तरह कितने मोल CO2 रिलीज होंगे? 1 मोल। उसी तरह कितने मोल वाटर रिलीज होंगे? 2 मोल। क्लियर? तो ये बहुत इट्स लाइक अ पैटर्न, बिल्कुल सही है, पैटर्न की तरह है, याद ही करना रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं ना? तो कंबशन रिएक्शन इतना ही है। इसी पे बेस्ड 2 सवाल है, इसी पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस है, और 2 क्वेश्चंस के बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास ये रहा मीथेन CH4 और ये रहा बेटा ब्यूटेन C4H10। अगर मैं मीथेन के रिएक्शन कराऊं, कितने मोल O2 रिक्वायर्ड है? सिमिलरली यहां पे कितने मोल O2 रिक्वायर्ड है? कितने मोल CO2 बनेगा और कितने मोल वाटर बनेगा? कितना मोल CO2 बनेगा और कितना मोल वाटर बनेगा? बोलो क्लियर है? n की वैल्यू 1 है ना, तो यहां भी n की वैल्यू 1 रख दो, तो 3n + 1/2 मतलब यहां पे आ जाएगा 2 मोल O2 रिक्वायर्ड होगा। सिमिलरली 1 मोल ही CO2 बनेगा और n + 1 मोल मतलब 2 मोल वाटर बन जाएगा। बोलो क्लियर क्या? यहां n की वैल्यू 4 है, तो यहां 4 रखोगे तो बेटा 13/2 मोल्स आपको रिक्वायर्ड होगा O2, और यहां पे n की वैल्यू 4 है तो 4 मोल CO2, n + 1 मोल है तो 5 मोल वाटर। बोलो क्लियर है? क्या इसी तरह एल्कीन भी आएगा तो आप कर लोगे? क्या इसी तरह एल्काइन भी आएगा तो आप कर लोगे? हां। अब आ जाते हैं आपके पास कि सर ये कंबशन है, और हमने बात किया कि कंबशन में हम चीजों को जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। अच्छा, जब जला रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगा कि एनर्जी हमें देनी पड़ेगी? भाई ऑब्वियसली जलने के बाद की मैं बात कर रहा हूं, जलाने के लिए थोड़ी बहुत हमें एक्टिवेशन एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी, ठीक है, थोड़ी बहुत हमें इग्निशन एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी। लेकिन मैं जलाने के बाद एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये बात क्लियर है? भाई आप कागज भी जलाओगे तो वहां पे एनर्जी आपको फील होता है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है, यहां पे लिखोगे एनर्जी रिलीज्ड इन कंबशन इज नोन एज, जो यहां पे एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज्ड इन कंबशन रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे? इज K/A का मतलब है नोन एज, इज नोन एज हीट ऑफ कंबशन। अब GOC में याद आ रहा होगा, मैंने ये टर्म पढ़ाया था, हीट ऑफ कंबशन। बेटा कंबशन रिएक्शन में जो हीट एनर्जी रिलीज होगी दैट इज नोन एज हीट ऑफ कंबशन। शॉर्ट फॉर्म भी इसका चलता है HOC, दिस इज नोन एज हीट ऑफ कंबशन।
अब क्या याद है हीट ऑफ कंबशन कैसे कंपेयर करते थे? हाउ यू कंपेयर हीट ऑफ कंबशन? तो बेटा वहां पे हीट ऑफ कंबशन कंपेयर करने का तरीका था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। जितने ज्यादा कार्बन उतने ज्यादा हीट, जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उतनी ज्यादा हीट ऑफ कंबशन होती थी। पेपर का छोटा टुकड़ा है कम हीट निकलेगा, पेपर का बड़ा टुकड़ा है बहुत ज्यादा हीट निकल जाएगा, अखबार जला दो तो और ज्यादा हीट निकल जाएगा। तो जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा हीट निकलेगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम होता था तो मैं कैसे देखता था? हीट ऑफ कंबशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। देखता था कि नहीं देखता था? एंड एक और एडिशनल फीचर मैंने ऐड कराया था, हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ रिंग। हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ रिंग। ये मैंने कराया था कि नहीं कराया था? बोलो। हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और नहीं तो साइज ऑफ द रिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसी पे बेस्ड अगर आपको मैं 2-3 सवाल करा दूं तो आपको फील भी आ जाए। यहां पे मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, हीट ऑफ कंबशन कंपेयर करना है C4H10 एंड C5H12, कंपेयर द हीट ऑफ कंबशन। सिमिलरली 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, ऊपर 4 नीचे 5। आ जाओ फटाफट करो। ये 2 क्वेश्चन है, हीट ऑफ कंबशन आपको कंपेयर करना है। हीट ऑफ कंबशन साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन और फिर साइक्लोपेंटेन कर दिया, साइक्लोहेक्सेन कर दिया। चलो करो फटाफट से एवरीबॉडी। एनर्जी रिलीज्ड इन कंबशन रिएक्शन इज नोन एज हीट ऑफ कंबशन। तीनों का आंसर बताओ। ठीक है, हां तो आ जाओ। सबसे पहले लोग बता रहे 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। पहले वाले का आंसर आपका बिल्कुल सही है। जितना ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा हीट ऑफ कंबशन। मोर द कार्बन मोर द हीट ऑफ कंबशन। अब यहां आओ, सरफेस एरिया देखो, सब में 5-5 कार्बन है। इफ द नंबर ऑफ कार्बन इज सेम, ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतना ही कम हो गया हीट ऑफ कंबशन, जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतना ही कम हो गया हीट ऑफ कंबशन। सिमिलरली हीट ऑफ कंबशन साइज ऑफ द रिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। छोटा साइज है ज्यादा हीट ऑफ कंबशन होगा, लेसर साइज ज्यादा हीट ऑफ कंबशन होगा। ये हो गया 3 आपको हीट ऑफ कंबशन के। इससे ज्यादा बनते भी नहीं है, ठीक है ना, इससे ज्यादा बनते भी नहीं है। ऑक्सीडेशन या जो कंबशन रिएक्शन है, इट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। कंबशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों सर? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहां पे लिखो, कंबशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया। कंबशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं होगी, बोलो हां या ना। क्लियर है? एक हमने ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, कंबशन आपका पूरा फिनिश हुआ। कंबशन में जनरली इस पे ज्यादा सवाल बनते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 वाटर, या फिर O2 के मोल्स पूछ लेगा। ठीक है, पैटर्न है, याद रखना होगा। अच्छा, उसके बाद हीट ऑफ कंबशन हम ऑलरेडी GOC में पढ़ रखे थे। खैर, अब आते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पे। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन आपने पढ़ा था, लेकिन अभी मैं पढ़ने वाला हूं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। आइए कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। हाउ यू विल डू द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन वाला पार्ट। आओ एक एक करके बात करते हैं। हमारे पास है बच्चे एल्केन, ठीक है ना। अब एल्केन से ऑक्सीडेशन कराना है, मतलब एल्केन में सर आपको ऑक्सीजन ऐड करना होगा। बड़ा सिंपल है, मतलब एल्केन में आपको ऑक्सीजन ऐड करना होगा। बहुत सिंपल है क्या? हां, मतलब एल्केन में ऑक्सीजन ऐड करना होगा। वेरी वेरी सिंपल है। अब आ जाओ, एल्केन में ऑक्सीजन ऐड करके बेटा एल्कोहल बना सकते हैं। एल्केन में ऑक्सीजन ऐड करके बेटा एल्डिहाइड बना सकते हैं। एल्केन में ऑक्सीजन ऐड करके बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो इट इज वेरी सिंपल, इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में एल्केन में ऑक्सीजन ऐड करोगे तो एल्कोहल बनेगा, एल्केन में ही ऑक्सीजन ऐड करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्केन में ही ऑक्सीजन ऐड करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। आओ ना एक बात करते हैं। और ये सब के सब आप देख रहे होगे सर ऑक्सीडेशन ही है, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, क्योंकि सब में ऑक्सीजन ही ऐड हो रहा है। फाइनली
सब में ऑक्सीजन ही ऐड हो रहा है। अब एल्कोहल बनाना है तो क्या करेंगे, एल्डिहाइड बनाना है तो क्या डालेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो क्या डालेंगे। आ जाओ एक एक करके बात करते हैं। अब सारे एनसीईआरटी के रिएक्शन है, इसमें अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। इट इज अ टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना ही पढ़ना है। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा है मीथेन, ये एल्केन है क्या? अगर मैं इसमें O2 की रिएक्शन कराऊं, क्या ये ऑक्सीडेशन हो रहा है? ठीक है। अगर कोई भी, अगर नॉर्मली ये क्या है, कंबशन रिएक्शन ही तो है। नॉर्मली ये क्या है, कंबशन रिएक्शन ही तो है। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख देता हूं रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब, क्या लिख देता हूं, रेड हॉट आयरन / कॉपर ट्यूब, बहुत बढ़िया। ये एल्कीन है ना मीथेन, अगर ये ना लिखा हो तो दिस इज नॉर्मल कंबशन, लेकिन अगर ये लिख दिया तो ये कैटलिस्ट लिख दिया ना, दिस इज कैटलिस्ट, इसका मतलब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ये नहीं था तो नॉर्मल ऑक्सीडेशन यानी कि कंबशन हो रहा है, लेकिन अगर ये लिख दिया इसका मतलब ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना, याद रखना पड़ेगा बेटा। एक बार प्रेशर पूछा हुआ था, बहुत पुरानी बात है लेकिन पूछा हुआ था प्रेशर, एंड 523 डिग्री केल्विन, 523 केल्विन नॉट डिग्री। अब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो दिस फॉर्म्स एल्कोहल CH3OH। उसी तरह अगर मैं इथेन रख दूं रेड हॉट आयरन ट्यूब या इतना प्रेशर लिखा हो तो एल्कोहल बन जाएगा। अब देखो एल्कोहल आपका फेवरेट है, मैं जानता हूं। एल्कोहल चैप्टर की बात कर रहा था मैं, एल्कोहल कंपाउंड की बात कर रहा था मैं, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा था मैं, आपका फेवरेट है। अब फेवरेट है तो देखो यहां पे दिस इज वेरी रेड हॉट वाली बात की जा रही है, दिस इज वेरी रेड हॉट। देखना ये एल्कोहल कैसे याद रखोगे, तो सर एल्कोहल जो है जनरली पार्टीज में देखने को मिलता है, याद करने का तरीका बता रहा हूं। अच्छा, अगर पार्टी वार्टी की बात कर रहे हैं तो मतलब पब में मिलता है, बार में मिलता है, अच्छे रेस्टोरेंट्स में मिलता है, बड़ी बड़ी जगहों में 5 स्टार में मिलता है। ठीक है, अब बड़ी बड़ी जगहों में, पब में, बार में, रेस्टोरेंट्स में, ऐसे में एल्कोहल आपका मिलता है, आपका फेवरेट कंपाउंड है। अब वहां पे जहां पे पब है, जहां पे बार है, जहां पे रेस्टोरेंट्स हैं, जहां पे 5 स्टार होटल्स हैं, उसमें आपको रेड, जनरली लड़कियां क्या होती हैं, रेड ड्रेस को प्रेफर करती हैं, ऐसा मैंने बना रखा है याद करने के लिए। ठीक है ना, वैसे तो पिंक होता है, पिंक इज अ काइंड ऑफ अ रेड, जिसमें बहुत हॉट, आप समझ रहे हो, वहां पे बेटा आयरन और कॉपर की ट्यूब में एल्कोहल मिलेगा। एल्कोहल के लिए कोई ग्लास होगा ना तो ट्यूब में डाल के दे रहे हैं, बस खत्म कहानी, हो गया, याद हो गया होगा। इसको यही भूल जाना, ठीक है ना। इसको याद करने का तरीका है कि सर एल्कोहल में क्या यूज हो रहा था, इसमें यह पूछेगा कि एल्कोहल में क्या यूज करेंगे एल्कोहल बने, तो एल्कोहल से याद आएगा कि सर बड़ी बड़ी पार्टीज, बड़ी बड़ी बार, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स। अब वहां पे याद आएगा रेड हॉट, उसके बाद ट्यूब के अंदर आयरन या कॉपर का ट्यूब मिलता है उसके अंदर। ठीक है, चलिए, एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा कुछ याद करने का तरीका है, मेरे दोस्त ने ऐसा बताया था कि ये ऐसा होता है। खैर आगे बढ़ जाते हैं, आ जाओ। अगर मैं बॉस यहां पे CH4 + O2 इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिबेडनम कर देता हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ MO2O3 मॉलिबेडनम ऑक्साइड कर देता हूं, तो बेटा यहां पे अल्डिहाइड बन जाता है HCHO। ठीक है, यह है हमारे पास एल्केन, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं O2 से। अगर नॉर्मली कराते तो कंबशन हो जाता, CO2 + वाटर बन जाता। अगर मैं रेड हॉट आयरन ट्यूब लेता तो बेटा आपका फेवरेट कंपाउंड एल्कोहल बन जाता। लेकिन अगर मैंने मॉली ले लिया, मॉली समझते हो, आपने PUBG खेला है क्या, वहां पे एक मॉली होता है, बॉम्ब। ठीक है, तो बेटा मॉलिबेडनम का ऑक्साइड अगर आप ले रहे हो, MO2O3 मॉलिबेडनम ऑक्साइड ले रहे हो तो दिस फॉर्म्स एल्डिहाइड। हाँ या ना, मॉलिबेडनम का ऑक्साइड ले रहे हो तो दिस फॉर्म्स एल्डिहाइड। सिमिलर कंडीशन में बॉस आपके पास आ जाएंगे, दिस इज एल्केन, ये देखो CH3 आगे जाएगा, CH3 एल्केन है। अगर मैं इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम टेट्राएसीटेट से कराता हूं, मैग्नीशियम टेट्राएसीटेट या मैग्नीशियम डाइएसीटेट कर दो, Mn+2 होता है ना, 3D5, हाँ बिल्कुल सही है। Mn+2 में आएगा तो मैग्नीशियम एसीटेट आ जाएगा, मैग्नीशियम एसीटेट, तो CH3C डबल बॉन्ड OH बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है,
अब देखो तीनों में तीन अलग अलग रिएजेंट्स हैं, मतलब अगर मॉलिबेडनम होगा एल्डिहाइड बनेगा, मैग्नीज एसीटेट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब मिल रहा है तो बेटा आपका फेवरेट यानी कि एल्कोहल बनेगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आ रहा है? मैग्नीज एसीटेट, मैग्नीशियम बोल रहा था, आई एम सॉरी, मैग्नीज एसीटेट, ठीक है। मैग्नीज डाई एसीटेट भी आप बोल सकते हो, दो है। मैग्नीज एसीटेट, Mn है वो, Mg नहीं है, Mn है, मैग्नीज एसीटेट है। अच्छा, एक वैसे मैंने आपको बता दिया है, बट एक और बता देता हूं। एक वैसे मैंने बता दिया है, बट एक और यहां पे आता है कि अगर टर्शियरी अल्केन रहे, और नहीं तो मैं अल्कोहल में इसको बताऊंगा बेटा, अगर टर्शियरी मतलब 3 डिग्री यहां पे प्रेजेंट है, और अगर मैंने KMnO4 लिया, अगर 3 डिग्री प्रेजेंट है और KMnO4 लिया है, तो बेटा कार्बन है, ऊपर मिथाइल है, लेफ्ट में मिथाइल है, नीचे मिथाइल है, और बेटा OH बन जाएगा, दिस इज एल्कोहल। केवल 3 डिग्री के साथ ऐसा होता है, अगर KMnO4 दे दो तो एल्कोहल बन जाता है। एक्स्ट्रा रिएक्शन है, याद रखो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की बात कर ली मैंने। एल्कोहल बनाना हो तो रेड हॉट आयरन कॉपर ट्यूब लो, और मॉलिबेडनम का ऑक्साइड लोगे एल्डिहाइड बन जाएगा, मैग्नीज एसीटेट लोगे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। 3 डिग्री अगर है, टर्शियरी अल्केन है अगर आपके पास, तो KMnO4 से एल्कोहल बन जाता है। टर्शियरी अल्केन KMnO4 से एल्कोहल बन जाता है। टर्शियरी अल्केन KMnO4 डालने से, टर्शियरी अल्केन KMnO4 डालने से एल्कोहल बन जाता है। KMnO4 डालने से एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। चलो, बहुत बढ़िया। अब आते हैं सर, हमने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कर लिया, हमने ऑक्सीडेशन नॉर्मल जिसको हम कंबशन करके पढ़ चुके हैं। नाउ इट इज आइसोमेराइजेशन। आइसोमर कैसे बन जाता है? जैसे मान लो आपके पास प्रोपेन है या ब्यूटेन है, तो बेटा आइसोब्यूटेन बन जाएगा। प्रोपेन है तो आइसोप्रोपेन बन जाएगा, मतलब उसका आइसोमर बन जाएगा, किसी भी तरह से उसका आइसोमर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो एल्केन आइसोमर भी बनाता है इन रिएक्शंस, तो वो भी हम अभी देखने वाले हैं, पहले यहां तक कॉपी कर लीजिए, ठीक है। आइसोमेराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, उसके बाद पाइरोलिसिस, ठीक है। पाइरोलिसिस तो ही है, मतलब सिंपल है, यही दो हैं। आइसोमेराइजेशन हम स्टार्ट करते हैं। एल्केन आइसोमर कैसे बना सकता है? आइसोमेराइजेशन, जैसे मान लो प्रोपेन दिया हो और आइसोप्रोपेन बनाना हो, उसका आइसोमर है वो, ठीक है ना, चेन आइसोमर हो गया। उसी तरह अगर मैं ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन बनाऊं, पेंटेन से नियोपेंटेन बनाना चाहूं, आइसोमर्स जनरेट होगा। कहने का मतलब है हमारे पास स्ट्रेट चेन होना चाहिए। आइसोमेराइजेशन में क्या होता है, स्ट्रेट चेन एल्केन अगर आपके पास है, आइसोमेराइजेशन में स्ट्रेट चेन अगर आपके पास एल्केन है, तो क्या होगा, एनहाइड्रस AlCl3 से, एनहाइड्रस AlCl3 प्लस कॉन्क HCl, एनहाइड्रस AlCl3 प्लस कॉन्क HCl से स्ट्रेट चेन जो है वो ब्रांच्ड आइसोमर में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। एनहाइड्रस AlCl3 जो है वो प्लस कॉन्क HCl ब्रांच्ड आइसोमर में चेंज हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेट चेन से ब्रांचिंग में हो जाती है। मैंने बोला ना, प्रोपेन से आइसोप्रोपेन बन जाएगा, ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन बन जाएगा, पेंटेन से नियोपेंटेन बन जाएगा, ब्रांचिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। कैसे? एनहाइड्रस AlCl3 प्लस कॉन्क HCl आइसोमर में जनरेट कर देगा। जैसे इसका फायदा क्यों होता है, हम क्यों करते हैं? अच्छा, हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल कहां होता है? फ्यूल में। तो जो लो स्ट्रेट चेन होता है ना, ये जो स्ट्रेट चेन होता है ना, वो लो क्वालिटी फ्यूल की तरह होता है इस्तेमाल। बट अगर हम ब्रांचिंग कर देते हैं तो वो हाई क्वालिटी फ्यूल हो जाता है, हाई क्वालिटी फ्यूल हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी आप वो सब पढ़ते हो ना, कैस्ट्रॉल, ट्रिपल रिफाइंड, ठीक है ना, ऐसा करके आता है, ये देश का सबसे अच्छा इंजन ऑयल, ऐसा आपने ऐड देखा होगा, उसमें जनरली यही सारी चीजें करी जाती हैं। बैकएंड पे केमिस्ट्री उसमें यही लग रहा होता है कि बैकएंड की केमिस्ट्री यही है कि बेटा स्ट्रेट चेन से वो ब्रांच आइसोमर बना देगा, स्ट्रेट चेन से ब्रांच आइसोमर बना देगा, लो क्वालिटी फ्यूल से हाई क्वालिटी फ्यूल में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना।
लो क्वालिटी फ्यूल से, स्ट्रेट चेन वाले से हाई क्वालिटी फ्यूल में बदल जाएगा। हुआ? जैसे मान लीजिए मेरे पास ये रहा CH3, ये ब्यूटेन है आपके पास, 1 2 और 3 कार्बन ब्यूटेन है। एनहाइड्रस Cl और कॉन्क HCl लिया, क्या बनेगा? अब मैं आपको प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूं। एनहाइड्रस Cl कॉन्क HCl लिया, क्या बनेगा? CH3 CH2 होल 4 और फिर CH3 है। एनहाइड्रस Cl और कॉन्क HCl से क्या बनेगा? कम ऑन, एक और प्रोडक्ट लिख लो, CH3 CH2 होल 6 CH3, एनहाइड्रस Cl और प्लस कॉन्क HCl से क्या बनेगा? आ जाओ। यह आपके पास बना है ब्यूटेन। ब्यूटेन स्ट्रेट चेन है, इसका ब्रांचिंग करना है, तो ब्रांचिंग कैसे करोगे? दिस इज CH3, आगे चले जाओगे CH, आगे चले जाओगे CH3, ऊपर चले जाओगे CH3। बोलो क्लियर है क्या? लो क्वालिटी फ्यूल से हाई क्वालिटी फ्यूल में बदल जाओगे, 4 कार्बन से 3 कार्बन वाले में चेंज हो गया, ब्रांचिंग हो गई। अब अगेन आपके पास ये है, देखो स्ट्रेट चेन कितना है? 1 2 3 4 5। आप स्ट्रेट चेन 5 की जगह 4 कर दो, 1 2 3 4, और बाकी ब्रांचिंग में लगा दो, खत्म कहानी। स्ट्रेट चेन एल्केन से ब्रांच आइसोमर बनेगा, लो क्वालिटी फ्यूल से हाई क्वालिटी फ्यूल बनेगा, 4 कार्बन से 3 कार्बन। बेटा 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, उससे 4 कार्बन बना दिया। सिमिलरली आप देखो 4 और 2 6 कार्बन है, 6 कार्बन का कैसे करोगे? सर 6 कार्बन का हम 5 बना सकते हैं। CH3, ये देखो CH, ये देखो CH2, ये देखो 6 है ना, तो CH2 और फिर आगे CH3, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 में और नीचे आ जाएगा CH3। बहुत बढ़िया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दिस इज द थिंग। 6 कार्बन की चेन है, उसमें से हमने ब्रांचिंग कर दी, ये बना दी। और ये भी बन सकता है कि बेटा CH3 जो है, जरूरी नहीं है कि यहीं लगे, CH3 बीच में भी लग सकता है, ठीक है ना। ये देखो 6 कार्बन से मैंने 5 कार्बन का पेरेंट चेन बना दिया, बीच में मिथाइल लगा दिया। इधर ये और ये दोनों में से कोई भी चलेगा, इधर ये और ये दोनों में से कोई भी चलेगा, फर्स्ट एंड द सेकंड प्रोडक्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 6 कार्बन का एल्केन है बेटा, 2 में ब्रांचिंग हो गई। उसी तरह बॉस यहां 8 कार्बन का है, उसी तरह यहां पे बॉस 8 कार्बन का है, ठीक है, हाँ या ना? उसी तरह यहां पे 8 कार्बन का है, तो बॉस आप बना सकते हो इसकी ब्रांचिंग, इसकी ब्रांचिंग बना सकते हो, आपकी मर्जी है। 7 कार्बन का चेन बनाओ, जैसे जैसे जाना है वैसे वैसे चले जाओ, ठीक है। अब क्या करोगे? जैसे ही आप वो बनाओगे लिख लेना इट इज VVIP, इट इज VVIP लिख लेना, और जो भी आप बनाए होगे काट देना, क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद है गलत बनाए हो। अब इसका सही आंसर क्या होगा वो देखो। मिथाइल यहां लग रहा है, कार्बन है, ऊपर मिथाइल है, नीचे मिथाइल है। ऑक्टेन से बेटा आइसो ऑक्टेन बनेगा, ऑक्टेन से आइसो ऑक्टेन बनेगा। दिस इज आइसो ऑक्टेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल। दिस इज आइसो ऑक्टेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल। स्ट्रेट चेन से ब्रांच आइसोमर बन गया बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल, आइसो ऑक्टेन बन चुका है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल, हाँ है ना। आइसो ऑक्टेन ये स्ट्रक्चर होता है, एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर है आइसो ऑक्टेन का, आइसो ऑक्टेन का दिस इज एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर, आइसो ऑक्टेन का दिस इज वेरी वेरी एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर। 4 मेंबर वाला भी बन सकता है, हाँ भाई, ब्यूटेन का आइसो ब्यूटेन तो बनता ही है ऑलरेडी, राइट। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट आइसोमेराइजेशन, दैट्स ऑल अबाउट आइसोमेराइजेशन, ठीक है। ये कह रहे हैं कि कहां आता है बेटा, 2012 में आया है या 13 में आया है? 2012 या 13 में किसी एक साल में आया हुआ है, 2017 या 18 में से किसी एक साल में आया हुआ है, तो 2 बार तो रिसेंट ईयर्स में पूछा है, ठीक है ना। 3 कार्बन चेन में नहीं बन सकता ऑब्वियसली, अच्छा 3 का ऑब्वियसली बना सकते हो भाई, प्रोपेन का आइसोप्रोपेन बना दो, क्या दिक्कत है? क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं, चलो। तो ये हो गया आइसोमेराइजेशन। लेट्स गो फॉर एरोमेटाइजेशन। अब आइसोमेराइजेशन हो गया,
लेट्स गो फॉर एरोमेटाइजेशन, लेट्स गो फॉर एरोमेटाइजेशन। अब एरोमेटाइजेशन की बात कर लेते हैं। लेट्स गो फॉर एरोमेटाइजेशन। अगर आपके पास एल्केन है, एरोमेटाइजेशन ये क्या होता है? अगर आपके पास एल्केन है, ध्यान रहे 6 कार्बन और लेस। अगर आपके पास एल्केन है, 6 कार्बन और लेस वाला एल्केन है, अगर आपके पास एल्केन है जिसमें 6 कार्बन या उससे कम है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? Cr2O3, ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड और वैनेडियम पेंटाऑक्साइड और मॉलिबेडनम ट्राइऑक्साइड MO2O3 इन द प्रेजेंस ऑफ 773 केल्विन, ये बेटा आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड बना देता है। 6 कार्बन और लेस नहीं, 6 कार्बन और मोर, दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस 6 कार्बन और मोर। तो बेटा 6 कार्बन होगा तभी तो एरोमेटिसिटी होगी, ठीक है ना, एरोमेटिक कंपाउंड बना देता है। अगर आपके पास C7 अगर 7 कार्बन रहा, मतलब C7H16 कर दिया और सेम लगाया, तो बेटा पहले एरोमेटिक बनेगा और 7वां कार्बन ऊपर की तरफ लग जाएगा। बोलो क्लियर क्या? उसी तरह अगर मैं C8H18 लेता हूं, तो C8H18 मतलब 6 कार्बन का ये प्रोडक्ट बना सकते हैं और इथाइल लगा दो, मतलब 6 + 2 8 हो गया। सिमिलरली आपके पास ये देखो, ये आपके पास बेंजीन हुआ क्या, और ये 6 और 2 8 हो गया। सिमिलरली बेटा आपके पास ये क्या हो गया? बेंजीन हो गया, तो 6 और 2 8 हो गया। सिमिलरली आपके पास बेंजीन हो गया, ये भी बन सकता है, 6 और 2 8 हो गया, ठीक है। आपके पास एक संभावना ये भी है कि सर ये भी बन सकता है, इन सब में से कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। अगर 8 है तो 6 का तो बेंजीन बन गया, अब 2 को कैसे अरेंज करना है? इथाइल बना के, इस तरह बना के, ऑर्थो मेटा पैरा बना के। बोलो क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? चलिए, तो एरोमेटाइजेशन। अब क्या होगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि क्या लेने से एरोमेटाइजेशन होता है, क्या लेने से आइसोमेराइजेशन होता है, क्या लेने से आपके पास कंबशन होता है, क्या लेने से कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ये 3 जब तक आप इसको चार्ट पेपर पे बना के लिखोगे ना, तब जाके जब आप पूरा एल्केन आज फिनिश हो जाएगा, अब आप एल्केन का चार्ट बना लोगे, फिर आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर जैसे ही चार्ट बना लोगे फिर याद होता जाएगा, ठीक है। कि जैसे ही ये देखना है, अगर 6 कार्बन है तो सीधा बेंजीन, 7 कार्बन है तो 6 और 1 7, 8 कार्बन है तो 6 और 2 8, ठीक है। आइसोमेराइजेशन का लास्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां पे 8 कार्बन है, जिसमें से 6 तो बन जाएगा आपके पास एरोमेटिक, तो बेंजीन बन गया। अब बाकी बचे 2 कार्बन। 2 कार्बन को रखने का तरीका ये भी है, इथाइल बना दो, 2 कार्बन हो गया। 2 कार्बनों को रखने का 2 मिथाइल है। दोनों मिथाइल अलग अलग हो सकते हैं, दोनों मिथाइल मेटा पे हो सकते हैं, 2 मिथाइल पैरा पे हो सकते हैं, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन कल भी हमने किया था मोनोक्लोरोनेटेड वाले में। चलिए अब आते हैं लास्ट टॉपिक एंड एल्केन फिनिश हो जाएगा। फिर थोड़ा सा हंस लेना, क्योंकि एक चैप्टर आपका ऑर्गेनिक में और फिनिश हुआ। पाइरोलिसिस की बात करते हैं। पाइरोलिसिस क्या है? तो पाइरोलिसिस इज बेसिकली क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। पाइरोलिसिस का मतलब है, सर पाइरोलिसिस इज बेसिकली क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, और क्रैकिंग का मतलब है हाइड्रोकार्बन को तोड़ना। होता क्या है, 773 केल्विन पे जो हायर एल्केन्स होते हैं, हायर एल्केन्स ब्रेक टू फॉर्म लोअर एल्केन्स। हायर एल्केन्स ब्रेक डाउन टू फॉर्म लोअर एल्केन्स। हायर एल्केन्स ब्रेक डाउन टू फॉर्म लोअर एल्केन्स, कॉमा एल्कीन्स, कॉमा H2 गैस। हायर एल्केन्स ब्रेक डाउन टू फॉर्म लोअर एल्केन, कॉमा एल्कीन, कॉमा H2 गैस। आ जाओ, जैसे मान लो मैंने यहां पे किया है मीथेन CH4। अगर इसकी प्रिपरेशन में 773 केल्विन से कर देता हूं, तो बेटा सारा का सारा कार्बन जो है हाइड्रोजन अपना रिलीज कर देगा। अगर मैं इथेन ले लेता हूं 773 केल्विन पे, तो बेटा दोनों हाइड्रोजन निकल जाएगा फिर से और H2 गैस बना लेगा। हो क्या रहा है देख रहे हो, हाइड्रोजन टूट रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने प्रोपेन लिया CH3 CH2 CH3 और इसको अगेन मैंने कर दिया, तो बड़ा सिंपली आपके पास क्या बनेगा सर, CH3 हाइड्रोजन निकल जाएगा, H2 गैस इवॉल्व हो गया, बहुत बढ़िया।
साथ में सर कार्बन ब्रेक हो सकता है, तो CH4 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। तो एक प्रोडक्ट ये बन सकता है, दूसरा प्रोडक्ट ये बन सकता है। बोलो क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हां या ना? पाइरोलिसिस में सबसे पहले आप कोशिश करोगे हाइड्रोजन तोड़ने की, तो एक ही है तो सारे के सारे हाइड्रोजन निकाल दो, डबल बॉन्ड बना के हाइड्रोजन निकाल दो, यहां पे डबल बॉन्ड बनाओ और हाइड्रोजन निकाल दो, सिमिलरली इस बॉन्ड को तोड़ दो और यहां पे डबल बॉन्ड बना दो। तो हर पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना? चलो अब देखो, जैसे मान लो आपके पास ये वाला कार्बन ले लो, CH3 CH2 CH2 CH3, इसको मैं 773 केल्विन देता हूं तो क्या बनेगा? बड़ा इजीली सर, 1 2 3 ये बन गया ना आपके पास एल्कीन, प्लस H2 निकल जाएगा, हां या ना? उसी तरह आप देखोगे 1 2 यहां पे बन गया, प्लस H2 बन गया। बोलो क्लियर है? अब सारी डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी बन गई है। अब कार्बन और कार्बन को तोड़ दो, तो ये देखो कार्बन टूट गया क्या? अब ये भी पॉसिबिलिटी बन चुकी है, तो क्या सर अब बीच से डबल डबल तोड़ सकते हो? तो देखो CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 टूट गया और प्लस H2 बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना है और कार्बन हाइड्रोजन भी करना है। पाइरोलिसिस का मतलब हर तरह के बॉन्ड आपको तोड़ने हैं। पाइरोलिसिस का मतलब है हर तरह के बॉन्ड आपको तोड़ने हैं, हां या ना? पाइरोलिसिस का मतलब है कि आपके पास, पाइरोलिसिस का मतलब है कि कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना है। पाइरोलिसिस का मतलब है कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना है। लिख लो, विल वेट फॉर 2-3 मिनट्स, चैप्टर खत्म हुआ है, ठीक है? अब ये एल्केन हमेशा कैसे याद रहेगा मैं बता देता हूं, ठीक है ना? ओके, अब एल्केन कैसे याद रहेगा मैं आपको बता देता हूं। एल्केन, जब तक आप चार्ट पेपर नहीं बनाओगे, अगर आप चार्ट पेपर नहीं बनाओगे तो फिर मुश्किल होगा याद रखना। मैंने जैसे बताया था आपको, सब कुछ एक जगह लिख के, उसमें जितनी भी बारीकियां हैं अपने हिसाब से छोटे छोटे लिख के और कहीं रख दो, ठीक है? दोनों में डबल बॉन्ड नहीं होगा, लास्ट वाले में नहीं, एक ही में डबल बॉन्ड होता है, दूसरे में डबल बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है? एक बॉन्ड यहां से टूट गया ना, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ठीक है? तो इधर तो एल्कीन बन जाएगा और इधर एल्कीन बन जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ठीक है? ये लास्ट वाले सारे आपको रटने ही पड़ेंगे, इसमें आपको कोई ऑप्शन मैं नहीं बता सकता। अब आते हैं आपके पास नेक्स्ट चैप्टर यानी कि एल्कीन पे। अब आते हैं, द नेक्स्ट चैप्टर इज एल्कीन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? यस, फ्लो चार्ट बना के याद रखना पड़ेगा। लास्ट में H2 नहीं होगा बिकॉज, हाँ लास्ट वाले में H2 हटा दो, लास्ट वाले में H2 नहीं होगा क्योंकि एक हाइड्रोजन यहां से लॉस होगा, एक गेन हो जाएगा। देखो ना, यहां पे तोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन इधर मिलेगा, इधर से लॉस हो जाएगा, तो ठीक है, लास्ट वाले में H2 नहीं होगा। पाइरोलिसिस समझ नहीं आया, आ जाओ। क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन का टूटना। अब हाइड्रोकार्बन में दो तरह के बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन का और कार्बन हाइड्रोजन का। तो अगर एक है तो यहां पे केवल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, दैट मीन सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दो। अगर दो कार्बन वाले हैं तो सर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के एल्कीन बना दो, लेकिन मिनिमम आपको एल्कीन बनाना होगा। पाइरोलिसिस में मिनिमम एल्कीन बनता है, इससे नीचे नहीं बनता, ठीक है? अब 3 कार्बन वाला है तो बेटा यहां पे एल्कीन बना दो। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि सर ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, तो सर इधर एल्कीन बन जाएगा, हाँ या ना? चलो नेक्स्ट, यहां पे एल्कीन बना सकते हो, एक बार यहां पे एल्कीन बना सकते हो, 2 प्रोडक्ट बन गया। तीसरा पॉसिबिलिटी है कि सर ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है? तो ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो सर इधर एल्कीन बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा, ठीक है? चौथा पॉसिबिलिटी है कि सर ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, तो इधर इथीन और इधर इथेन। बोलो क्लियर? एरोमेटाइजेशन में Al2O3 का यूज नहीं करते क्या? यहां पे आ जाओ, Cr2O3। अच्छा, वो जो एरोमेटाइजेशन है, थोड़ी देर रुक जाइए, वो बेंजीन के अंदर घुसा के पढ़ा दूंगा। जो आप Al2O3 वाला बोल रहे हो उसके लिए थोड़ा सा वेट अभी और करना पड़ेगा, एल्कीन चैप्टर तक। क्लियर? नो प्रॉब्लम, आगे बढ़े।
ठीक है, चलिए, तो हो गया आपके पास पाइरोलिसिस और एल्केन। नाउ द टॉपिक इज एल्काइन। जो आपका आज का अब चलेगा यहां से वो होगा आपके पास एल्काइन। अब एल्काइन क्या है? सॉरी, एल्काइन है एल्कीन, अभी तो एल्कीन ही बाकी है, अभी तो एल्कीन चलेगा। और ये बाकियों से बड़ा है, थोड़ा बाकियों से थोड़ा सा बड़ा है, और एल्काइन सबसे छोटा है। एल्काइन आपका हार्डली 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा, और इसके बाद सारे अब छोटे चैप्टर से स्टार्ट होंगे फ्रॉम हियर। मतलब एल्कीन इज द बिग चैप्टर जिसमें 5 या 6 लेक्चर लगेगा, ठीक है। इसके बाद बाकी सब में एल्काइन में 3 लेक्चर, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 1 लेक्चर, उसके बाद अल्काइल हैलाइड 4 लेक्चर, जिसमें SN1, SN2, E1, E2 पढ़ेंगे। और वो पूरे यूट्यूब पे मुझसे बेटर कोई नहीं पढ़ा सकता, ये चैलेंजिंग है, मैं बता दूंगा। पूरे यूट्यूब पे क्या, अभी तो आपको यूट्यूब पे तो पढ़ा ही नहीं रहा है, यहां पढ़ा रहे हैं। उसके बाद वहां हो गया, एल्कीन हो गया, फिर एल्कोहल आ जाएगा, अगेन 3 लेक्चर्स, 3 to 4 लेक्चर। फिनॉल आएगा 3 लेक्चर, ईथर आएगा 1 लेक्चर, उसके बाद एल्डिहाइड आएगा 3 लेक्चर, कीटोन आएगा 3 लेक्चर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा 2 लेक्चर, फिर आएगा अमाइन दैट विल टेक 3 to 4 लेक्चर, एंड देन मतलब अब जो चैप्टर्स हैं वो 3 to 4, 3 to 4, 3 to 4 लेक्चर्स वाले हैं, ठीक है ना। अब जो चैप्टर है वो 3 to 4 लेक्चर वाले चैप्टर्स हैं आपके पास, ठीक है। तो दिसंबर में 75% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी दिसंबर में, ठीक है। हम अपने यूजुअल डेट से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 20 दिन हमारा कोर्स जो है वो पीछे चल रहा है। बीच में डेंगू हुआ था, याद है, उसने थोड़ा सा डिले किया, बट 20 दिन मतलब हम जनवरी में कर रहे थे कंप्लीट, तो हम फरवरी में कर देंगे, ठीक है। ये होगा साइट आपके बोर्ड से पहले हो जाएगा। जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया कोर्स भी चला देंगे, टेंशन मतलब। अब फिजिकल केमिस्ट्री कब करवाओगे? हाँ भाई, पहले मैं एल्कीन खत्म करा देता हूं, एक बार इधर से थोड़ा सा स्ट्रेस खत्म हो जाए कि भाई अब चीजें फ्लो पे आ गई, एल्कीन वाला पार्ट आपका खत्म हो जाएगा, फिर आपका फिजिकल केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मैं फिजिकल केमिस्ट्री से पहले क्या करना चाह रहा हूं कि आपका एस ब्लॉक और हाइड्रोजन बचा हुआ है, ठीक है ना। उधर हो चुका है पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह हो चुका आपका, तो एस ब्लॉक और हाइड्रोजन बचा हुआ है, जिससे कि, और पी ब्लॉक का क्लास 11, 12, ठीक है, जिससे कि आपका पूरा इनऑर्गेनिक भी 11th खत्म हो जाए, ठीक है। और इनऑर्गेनिक 12th में एक चैप्टर है जो कि बड़ा है, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और अगेन वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरी दुनिया में पढ़ लो, और मुझसे बेटर कोई पढ़ा दे तो बता देना, ठीक है। सिमिलरली और कोऑर्डिनेशन खत्म होगा 10 दिन में। उसके बाद DNF ब्लॉक 4 लेक्चर, मेटलर्जी 2 से 3 लेक्चर, और फिर उसके बाद वो फिनिश ही हो जाएगा। इनऑर्गेनिक है ही नहीं 12th, बहुत कम है, ठीक है। सॉल्ट एनालिसिस का मैं वैसे तो सिलेबस में नहीं है, बट हाँ एक आध क्वेश्चन अगर फंसता है तो मैं एक लेक्चर में सॉल्ट एनालिसिस का जो मेन पॉइंट्स है वो बताता हूं। वैसे आपके सॉल्ट एनालिसिस सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हाँ, एक बैच का नहीं हुआ है, मुझे पता है परिणाम बैच वालों का, तो वो हम करा देंगे केमिकल बॉन्डिंग, वो पैरेलल में चलेगा, ठीक है ना। वो भी एंड में, वो पहले ही बोला गया था कि जो चैप्टर हो गए वो एंड में होगा, तो वो भी हो जाएगा। चलो, तो फिजिकल केमिस्ट्री का ही आपका थोड़ा सा है, फिजिकल केमिस्ट्री में करा दूंगा। मैं स्टार्ट करूंगा फिजिकल केमिस्ट्री, मोल ही करता हूं। मोल इक्विलिब्रियम गैस, ये मेरे लिए 15 दिन के टॉपिक्स होते हैं। मोल इक्विलिब्रियम गैस, ठीक है। फिर मैं 3-3 दिन का उठा के चलूंगा। मोल इक्विलिब्रियम गैस ये 15 दिन में होंगे। उसी तरह इक्विलिब्रियम में खाली केमिकल की बात बोला, आयनिक नहीं, ठीक है। उसी तरह फिर उठाएंगे सॉलिड, और फिर उठाएंगे उधर से लिक्विड, ठीक है ना। सॉलिड, लिक्विड, और एक चैप्टर और काइनेटिक्स उठा लेंगे कोई, तो फिर से 15 दिन लगेगा, उसमें वो खत्म हो जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है फुल डिटेल में। अब क्या होता है, मैं एक ग्रुप देख रहा था, किसी बच्चे ने देखा कि सर इसमें देखो क्या बात है, उसमें ये बात हो रही है कि एक लड़का बोलता है शायद VT सर जो है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक डिटेल में पढ़ाकर फिजिकल केमिस्ट्री को शॉर्ट में करा देंगे। अब ये शायद का क्या मतलब, तुमने फ्यूचर पढ़ रखा है कि मैं फरवरी में क्या कराने वाला हूं? मतलब ये देख रहे हो कितना टाइम पास है कि इन स्पाइट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन, फोकसिंग ऑन द स्टडीज, वो जरा शायद ऐसा होगा, मैं ऐसा, मतलब ये वही बात है। ये आपने टीवी पे देखा है कि 2022 में धरती का अंत हो जाएगा, 2 पृथ्वी और सूर्य आपस में टकरा जाएंगे, 2 ग्रह आपस में, तारे टूट जाएंगे, समझ रहे हो ना बात को। तो शायद ऐसा होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। हर साल ऐसा न्यूज में आता है इस साल एलियन धरती पे आ जाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। द
अलबत्ता शायद, काश, इन सब चीजों से दूर रहिए। जो पढ़ाया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, उस पर ध्यान, मतलब वो रखिए, ठीक है, उस पर थोड़ा ट्रस्ट रखिए। फिजिकल में मैं मोल और गैस और इक्विलिब्रियम, तो मतलब मोल गैस इक्विलिब्रियम मेरे से पढ़ोगे फिर आपको फिजिकल इजी लगने लगेगी। मतलब पहले मैं आपका डर भगाना चाहता हूं, एक बार आप डर गए फिर आपको लगेगा हाँ यार फिजिकल भी तो कर ही सकते हैं, तो फिर मैं थोड़े से कैलकुलेटिव चैप्टर्स पे लेके जाऊंगा। जैसे मैं आयनिक जब पढ़ाता हूं, आयनिक, तो वो फिर आपको लिटरली मजा आएगा। मतलब यू विल फील कि यार मुझे क्वेश्चन सॉल्व करनी चाहिए, राइट? वो है हमारे पास टेक्निक्स, वो कैसे कराने हैं, ठीक है। व्हेन आई विल टीच, मैं 3 से 4 चैप्टर आपको स्पेसिफिकली नहीं पढ़ाना चाह रहा। थर्मोडायनेमिक्स आई डोंट वांट टू टीच, कहोगे तो थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, थर्मोडायनेमिक्स में नहीं पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा सकता हूं, बट चलो अर्नव सर से पढ़ लेना आप लोग। 3 या 4 चैप्टर छोड़ के बाकी मैं पूरा फिजिकल केमिस्ट्री करा दूंगा, ठीक है। और 3 या 4 चैप्टर वो भी 1 शॉट के फॉर्म में करा दूंगा, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा भाई। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, 1 शॉट मैं कराऊंगा आपको, अर्नव सर डिटेल पढ़ाएंगे। 3 to 4 चैप्टर्स के छोड़ के बाकी ऑल चैप्टर्स विल बी इन कंप्लीट डिटेल, एवरीथिंग विल बी टॉट, और अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, जो सर अर्नव सर ने पढ़ाया है वो चैप्टर्स भी रिपीट होंगे, बट 3 to 4 चैप्टर्स आई विल नॉट टीच, ठीक है। उतना फिर वो करेंगे ना, फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का रिवीजन वगैरह ये सब में टाइम निकल जाएगा, तो इनको रिवीजन करा दे और उनको मेरे 1 शॉट से आप देख लेना, ठीक है। चलिए, कौन कौन से चैप्टर? थर्मो आई वांट टीच, इलेक्ट्रो आई वांट टीच, थर्मो इलेक्ट्रो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट्स इट। ये 3 चैप्टर में नहीं पढ़ाऊंगा। सॉल्यूशन 4, सॉल्यूशन भी नहीं पढ़ाऊंगा। तो 4 चैप्टर ये होते हैं, थर्मो, इलेक्ट्रो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड सॉल्यूशन। दिस 4 चैप्टर आई वांट टीच, ये आपको अर्नव सर से पढ़ने, और बाकी के सारे चैप्टर्स आई विल टीच, ठीक है। इन 4 चैप्टर के 1 शॉट्स आएंगे मेरे, ठीक है, तो वो आप वहां से कवर करना, ठीक है। और बताइए कुछ कहानी। मैं पढ़ चुकी हूं सर से थर्मोडायनेमिक्स, हाँ बिल्कुल, तो आपको रिवीजन कर लेना, ठीक है। आगे आपका पढ़ाई ही समझ आता है, कोई बात नहीं ना, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, यू हैव टू चूज। आपकी तरफ ऑप्शन है, हमारी तरफ नहीं, आपकी तरफ ऑप्शन है। थैंक यू यश। और आपके, और अरे यार ये तो शादी वादी से तुम बाहर निकलो यार, शादी वादी से बाहर निकलो तुम लोग। खैर, शादी कब होगी, तो सर ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, हद हो गई। आ जाओ भाई, सबसे पहले हम आ जाते हैं आपके पास एल्कीन्स में, ठीक है ना। ये क्या हुआ? आजा 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 भाई आजा। एल्कीन में आपके पास क्या क्या पढ़ना है, 1 सेकेंड में आ जाएगा वापस, रुको 1 मिनट। ब्लैक हो गया भाई, ब्लैक हो गया, अरे 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 अरे, 1 सेकेंड रुको। आ गया। एल्कीन में हमें अब क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले एल्कीन में पढ़ना क्या है, पहले मैं वो लिखवाऊंगा कि सर एल्कीन में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है, कि जैसे एल्केन को हम पैराफीन बोलते हैं, लेस रिएक्टिव, उसी तरह एल्कीन को ओलेफीन बोलते हैं, और उसका भी पूरा लॉजिक वगैरह इंट्रोडक्शन में आएगा। सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। थर्ड हम पढ़ने वाले हैं बॉस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। एंड फोर्थ वन आएगा, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। कुछ बुक्स में, कुछ कोचिंग्स में केमिकल प्रॉपर्टीज के नाम से पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी में केमिकल रिएक्शन के नाम से दिया गया है। तो केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन, ये 4 टॉपिक आपको पढ़ना है पूरे एल्कीन में। अब देखने में कितना छोटा लग रहा है, बट है उतना ही गंभीर। आइए, गंभीर का मतलब ज्यादा है, हार्ड नहीं है, ज्यादा लंबा है बट हार्ड नहीं है, बड़ा आसान भी है। आइए, अब एल्कीन का सबसे पहले बेटा हम इंट्रोडक्शन कवर कर लेते हैं एल्कीन में। एल्कीन्स को सीधा सबसे पहले, जैसे एल्कीन का कॉमनली क्या बोलते थे, पैराफीन।
पैराफीन का मतलब होता है लेस रिएक्टिव कंपाउंड। उसी तरह एल्कीन्स को ओलेफिन बोलते हैं। ओलेफिन मतलब होता है ऑयल जेनरेटिंग या ऑयल प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। तो जितने ऑयल्स होते हैं उसमें एल्कीन्स का मात्रा ज्यादा होता है, या एल्कीन से बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर एल्कीन। सो यहां पे लिखोगे कि भाई एल्कीन्स क्या है, तो ऑल्सो एल्कीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ओलेफिन्स। एल्कीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ओलेफिन्स, ठीक है ना। एल्कीन्स को हम ओलेफिन्स बोलते हैं। ओलेफिन्स क्या होता है, दे आर ऑयल जेनरेटिंग सब्सटेंस। ओलेफिन्स क्या होता है, दे आर ऑयल जेनरेटिंग सब्सटेंस। ओलेफिन्स आर ऑयल जनरेटिंग सब्सटेंस। बहुत बढ़िया। अब ये देखो आपके पास एल्कीन कैसा होता है, तो सर यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसका मतलब अगर मुझे एल्कीन बोलना है तो मुझे क्या चमकेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि पहले में भी कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड था, यहां भी कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है। चेंज क्या हुआ है, एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब ये कैसे हुआ होगा, तो देखो बेटा यहां पे कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। तो इस कार्बन के पास ये देखोगे इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है, 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 ये ऑलरेडी बॉन्डेड है। अब देखो तो ये कार्बन के लोब्स जो हैं सामने वाले कार्बन के लोब से ओवरलैप होते हैं। ये वाले कार्बन के लोब सामने वाले कार्बन के लोब से ओवरलैप होते हैं कि नहीं होते हैं, तो देख लो बेटा ये वाले कार्बन के लोब सामने वाले कार्बन के लोब से ओवरलैप हो जाते हैं। बड़ा सिंपल, बड़ा इजी। लेफ्ट वाले कार्बन के लोब्स राइट वाले कार्बन के लोब से ओवरलैप हो जाते हैं, और ये हेड ऑन ओवरलैप है, इसलिए कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब कार्बन के पास बेटा पी ऑर्बिटल भी तो है, कार्बन के पास पी ऑर्बिटल भी तो है, अगले कार्बन के पास पी ऑर्बिटल भी तो है। तो ये कार्बन का पी ऑर्बिटल, अगले कार्बन का पी ऑर्बिटल, ये दोनों पैरेलल ओवरलैप करेंगे कि नहीं करेंगे? इन दोनों कार्बन का पी ऑर्बिटल पैरेलल ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा? और अगर इन दोनों कार्बन का पी ऑर्बिटल पैरेलल ओवरलैप करेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। आप देखो ये वाले कार्बन का और ये वाले कार्बन का अगर सामने से ओवरलैप कर रहा है सिंगल बॉन्ड बनेगा, पैरेलल ओवरलैप कर रहा है बेटा पाई बॉन्ड बनेगा। तो एल्कीन्स में पाई बॉन्ड बनते हैं। मुझे आप बता सकते हो क्या कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है इसमें? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है? तो देखो हाइड्रोजन की कमी कितनी है? दो हाइड्रोजन की कमी है तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा 1। 2 हाइड्रोजन की कमी है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट विल बी 1। हां या ना? there is 2 hydrogen deficiency and hence double bond equivalent is 1। चलो नेक्स्ट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये भाई बनाते कैसे हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन से पहले आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आपको लिखेंगे रिएक्टिविटी। एल्केन्स और एल्काइंस में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? एल्केन्स और एल्कीन्स में। तो ऑब्वियस बात है कि सर यहां पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड होता है वीक बॉन्ड है, टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, और इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो रिएक्शन कर जाएगा। तो एल्कीन्स में लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एल्कीन्स में पाई बॉन्ड है, लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन्स है, देयरफॉर इजीली टूट जाएगा और यहां पे क्या बन जाएगा? रिएक्शन कर लेगा। इसीलिए यहां पे लिखा जाएगा कि एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन। एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स, ठीक है ना। एल्केन्स से ज्यादा रिएक्टिव है, एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स। तो जो एल्कीन्स है वो ज्यादा रिएक्टिव है एल्केन से। क्यों? बिकॉज ऑफ द लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन एल्कीन। क्यों लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन? यहां पे लिखो बिकॉज ऑफ लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ द लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन एल्कीन। अच्छा, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है सर पाई बॉन्ड। लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वीक होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड होते हैं, इजीली टूट जाते हैं, इसलिए रिएक्शन कर लेता है। बहुत अच्छा। अब आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट टॉपिक विल बी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फटाफट से चार्ट बनाते हैं। जिंदगी अब तुम हो, आ जाओ। तो यहां पे नेक्स्ट टॉपिक विल बी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब चार्ट बनाते हैं कि भाई एल्कीन्स को बनाया कैसे जाता है। हर चैप्टर में अपने को ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है ना, कि सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लेना है, वो 2 3 4 5 लाइन में खत्म हो जाएगा, डिपेंडिंग कि एनसीईआरटी में कितना बढ़ा दिया है। उसके बाद बनाया कैसे जाता है, उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिर वो केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। आ जाओ। तो भाई एल्कीन को हम एल्काइन से बनाते हैं। एल्कीन को बेटा हम एल्काइन से बना सकते हैं, जैसे एल्केन को एल्कीन और एल्काइन से बना रहे थे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। उसी तरह एल्कीन का बड़ा भाई क्या है, एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो वहां से नीचे हम बना सकते हैं, तो एल्काइन से बना सकते हैं। दूसरा एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं, तीसरा एल्कोहल से बना सकते हैं। अच्छा, ये चार्ट भी रटना है क्या? अगर रटना है तो कमेंट बताओ, मैं आपको तरीका बताऊंगा। ये चार्ट भी हमेशा आपके साथ में हो जाएगा, आपके दिमाग में हो जाएगा। एल्कोहल हो गया। एल्कोहल के बाद बेटा हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड या कीटोन से, एल्डिहाइड/कीटोन से, बहुत बढ़िया। उसके बाद 5th टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। 5th टॉपिक विल बी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके जी। उसके बाद 6th टॉपिक आ जाएगा आपके पास एस्टर का, हाँ जी, ओके जी। आ जाओ। तो आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वो आने वाला है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन पढ़ते हैं। याद करा दूं? आ जाओ भाई। सबसे पहला चैप्टर, रिएक्शन वाला चैप्टर कौन सा पढ़ते हो? यहां जाओ, मैं सबसे चार्ट याद करा रहा हूं भाई। सबसे पहला चैप्टर आप क्या पढ़ते हो? सर हाइड्रोकार्बन चैप्टर, रिएक्शन वाला सबसे पहला है। उससे पहले तो आइसोमेरिज्म और जीओसी चलता है। दूसरा चैप्टर आप क्या पढ़ते हो? रिएक्शन वाला। हाइड्रोकार्बन जैसे ही खत्म होगा आपके पास अल्काइल हैलाइड आ जाएगा, जिसको हम हेलो एल्केन, हेलो अरीन बोलते हैं, ठीक है सर। तीसरा चैप्टर आप कौन सा पढ़ते हो? एल्कोहल। चौथा चैप्टर आप कौन सा पढ़ते हो? एल्डिहाइड कीटोन। पांचवा चैप्टर आप कौन सा पढ़ते हो? सर एल्डिहाइड कीटोन के बाद उसी चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड। छठा चैप्टर आप कौन सा पढ़ते हो? सर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ एस्टर पढ़ लेते हैं। और लास्ट चैप्टर आप पढ़ते हो रिएक्शन वाला अमाइन। इसके बाद बायोमोलिक्यूल पॉलीमर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो आप देखो इसमें कुछ लिखा नहीं है, हाइड्रोकार्बन के बजाय यहां अल्काइन लिखा है। हाइड्रोकार्बन इज अल्काइन इज हाइड्रोकार्बन। दूसरा चैप्टर का नाम लिखा है, तीसरा चैप्टर का नाम लिखा है, चौथे चैप्टर का नाम लिखा है, पांचवें का नाम लिखा है, छठे का नाम लिखा है। अमाइन में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन आप रिमूव नहीं कर पाते हो, इसलिए अमाइन से नहीं बन पाता है। लास्ट चैप्टर से नहीं बन पाता, बाकी सारे चैप्टर से बन जाएगा। ग्रिगनार्ड नहीं होगा बेटा, ग्रिगनार्ड होगा लेकिन थोड़ी इसके बाद, सॉरी केमिकल रिएक्शन में आएगा। ग्रिगनार्ड होगा, केमिकल रिएक्शन में आएगा। एल्केन से भी बना सकते हैं, नहीं बेटा एल्केन से एल्कीन नहीं बना सकते। आप डबल बॉन्ड ऐड कैसे करोगे? आप बॉन्ड तोड़ सकते हो, लेकिन जहां सिंगल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड कैसे बना सकते हो? दैट इज नॉट पॉसिबल। आप रिएक्शन से ओवरलैपिंग थोड़ी करा सकते हो। डबल बॉन्ड बनता कैसे? ओवरलैपिंग से। ऐसा होगा कि जहां 3 बॉन्ड है वहां से एक बॉन्ड तोड़ दो तो 2 ही बचेगा, एल्कीन बन जाएगा। जहां 3 बॉन्ड है वहां पे एक बॉन्ड तोड़ दो, डबल बॉन्ड बन जाएगा। बट ऐसा नहीं हो सकता कि जहां सिंगल बॉन्ड है ओवरलैप करा दो जबरदस्ती। ओवरलैप अपने आप होता है ड्यू टू अट्रैक्शन। किसी ने मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछा था कि सर सब लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप होते हैं, लेकिन कोई जादू थोड़ी है इलेक्ट्रॉन ओवरलैप होने का। जादू नहीं है बेटा। इस दो ओवरलैप कैसे होता है? 2 एटम ओवरलैप कैसे होता है? इसका न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, सामने वाले का इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास आते हैं। फिर से बताऊंगा, दोहराऊंगा, इसका न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हमेशा पास आते हैं। समझ रहे हो? तब जाके ओवरलैप होता है, राइट। तो ये चैप्टर लिखा है तो इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल चैप्टर्स, राइट। तो सेम विथ हाइड्रोकार्बन, आप एल्केन में भी देख लेना, हाइड्रोकार्बन वाले में हमने यही चैप्टर वाइज ही लिखा है। और जहां से नहीं बन सकता उसको मिटा दिया बस। अमाइन से नहीं बनता, अमाइन मिटा दो, ठीक है ना। आ जाओ, एल्काइन से आप कैसे बनाते हो? तो बेटा ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाना है, मतलब हाइड्रोजन ऐड करना होगा, तभी तो बॉन्ड कम होगा। तो यहां पे इस बार फिर से कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे। फिर से
कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन। लेकिन ध्यान दें, अगर मैं कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन करता हूं तो ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन जाता था, यह हमने पढ़ रखा है। सारे के सारे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते थे। इसी मुद्दे नजर रखते हुए बेटा पार्शियल कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे। इसका मतलब कि सर पूरा पूरा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होगा, 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा, 2 बॉन्ड वैसा ही रहेगा। पार्शियल कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन विथ पॉइजन कैटलिस्ट, पार्शियल कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन विथ पॉइजन कैटलिस्ट, बोलो हाँ ना, पार्शियल कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन विथ पॉइजन कैटलिस्ट। ओके, अल्काइल हैलाइड में बेटा मोनोहैलाइड से कैसे बनेगा? अल्काइल हैलाइड में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अल्काइल हैलाइड में डाई हैलाइड से कैसे बनेगा ये भी हम बताएंगे। मोनोहैलाइड का मतलब जिसमें एक ही हैलोजन लगा है, डाई हैलाइड का मतलब 2 हैलोजन लगा है। अब जिसमें एक हैलोजन लगा है तो ध्यान देखो, इसको बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक हैलोजन निकलेगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। जहां 2 हैलोजन लगा है दोनों हैलोजन निकल जाएगा, इसको कहते हैं डीहैलोजिनेशन। इसको क्या कहते हैं? डीहैलोजिनेशन कहते हैं। अल्कोहल में कैसे करेंगे? तो बेटा अगेन वहां पे होगा बेटा डिहाइड्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। अल्कोहल में डिहाइड्रेशन बोलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, और ये पूरा पूरा एक लेक्चर है। और मैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन आपको ऐसा फील दिलाऊंगा क्योंकि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहां के बाद पूरा इस्तेमाल होगा, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन आ जाएगा, ठीक है ना। एल्डिहाइड या कीटोन में बेटा विटिग रिएक्शन हम पढ़ेंगे। एल्डिहाइड या कीटोन में विटिग रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ेंगे विटिग रिएक्शन। हमने फिटिग पढ़ा था, उर्ज फिटिग, ये विटिग है, दिस इज डिफरेंट। हमने फिटिग पढ़ा था, ये विटिग है। कार्बोक्सिलिक एसिड से सर इस बार हम कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस हम पढ़ चुके हैं, इस बार एल्कीन के लिए कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस हम पढ़ने वाले हैं। एस्टर का पाइरोलिसिस कर देंगे, तो पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिडन टॉपिक है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड टॉपिक है। और इतना करने के बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन खत्म होगा। ऑलमोस्ट अराउंड 1, 2 मतलब यहां पे 1.5 मतलब 2 लेक्चर लगेगा, जिसमें कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म होगा, ठीक है ना। उसके बाद बाकी के 2 से 3 लेक्चर लगेंगे, जिसमें केमिकल रिएक्शन खत्म होगा। तो एल्काइंस में अब हमें करना है पार्शियल कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन विथ पॉइजन कैटलिस्ट। अब ये क्या होगा, कैसे होगा, एक एक करके हम समझते हैं। पार्शियल कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन विथ पॉइजन कैटलिस्ट, आइए, रेडी, ठीक है। अब यहां तक हम लिख लेते हैं, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम टुमारो, क्योंकि अब मैं स्टार्ट करूंगा तो पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, और अब वो कल पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, H2PDBaSO4, H2PDCaCO3, लिंडलार्स कैटलिस्ट, रोजनमंड कैटलिस्ट अभी आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी लिंडलार्स कैटलिस्ट, रोजनमंड कैटलिस्ट, क्विनोलिन हम सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीजें अभी इसमें आएगी, ठीक है। आज आपके दोस्त का कॉल नहीं आया, ठीक है, नहीं, आज मेरे दोस्त का कॉल नहीं आया, और तो दोस्त खुश हैं अपने यहाँ, ठीक है। आज ही ले लो, नहीं, आज मेरा मन नहीं है, ठीक है। मेरे को कहीं जाना भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टफ चल रहा है जिंदगी में। कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा सिचुएशन होते रहता है। लर्न टू फाइट, ओके। अगर आपको चुनौतियों का सामना नहीं करोगे, आगे बढ़ ही नहीं सकते जिंदगी में, ठीक है। हम अपने ऊपर एकदम लोड ले लेंगे, अरे यार अब तो इतना बड़ा चुनौती आ गई, इतनी बड़ा चीज आ गया मेरे सामने, मैं कैसे कर पाऊंगा। भगवान आपको ना बर्फ सामने देता है, क्योंकि बर्फ तोड़ी जा सकती है, बर्फ तोड़ दो, आगे बहुत अच्छा रास्ता है। अब जम जाओगे कि भाई बर्फ आ गया मेरे सामने, अब कैसे चले हम, तो जम जाओ वहीं पे, खत्म, फिर दैट्स इट। आपको भगवान ने सब कुछ दिया ना, आपको अच्छे हाथ पैर बना के दिए, अच्छी शक्ल सूरत बना के दी, अच्छे मशीनरी दी है बॉडी के अंदर की, अच्छे सांस ले पाओ, अच्छे मजबूत रह पाओ, हाथ पैर मजबूत दिया है, इस्तेमाल करो ना। प्रॉब्लम्स इसीलिए तो अच्छा बना के भेजा है कि भाई आपको प्रॉब्लम्स उसी हिसाब से दिया जाएगा। और ध्यान रखना कि भगवान भी ना सबको प्रॉब्लम्स नहीं देता, जो उस लायक है उसी को वो सामना करने की चीजें दी जाती है। चैलेंज है, इट्स नॉट प्रॉब्लम, इट्स अ बैड वर्ड।